हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लवप्रीत। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के रिगार्डिंग ये बता दूँ, केमिस्ट्री में हमारे दो पेपर होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, पेपर 1 जो कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक का होता है, और पेपर 2 जो है ऑर्गेनिक का होता है। दोनों जो पेपर हैं 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जो सिलेबस यूपीएससी ने हमें दिया है उसको एक बार देखें हम, तो पेपर 1 में फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 10 टॉपिक्स हैं, इनऑर्गेनिक में 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए टोटल 7 to 8 टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ना है आपको तो पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आपको चैप्टर को आगे बढ़ना है, चैप्टर को अच्छे से करना है, तो आपको कैसे उसमें अप्रोच रखनी चाहिए। आज मैं बात करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो कि अपना पहला चैप्टर है। जो हमारे पास सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसमें बहुत ही कम लिमिटेड वर्ड्स में उन्होंने बताया है। पहला चीज़ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेकंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, थर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, क्वांटम नंबर्स, हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शंस, और शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। याद रखना, एफ ऑर्बिटल सिलेबस में नहीं दिया गया है, बिकॉज एक एफ ऑर्बिटल की जो शेप्स होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जनरली क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला है बेसिक्स। बेसिक्स में हमारा क्या होगा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या होते हैं वो, उनके बारे में होगा। ठीक है, उसी में एक हमारा बोहर का मॉडल इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर हम आएंगे कि ब्रीफ आइडिया क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या पता होना चाहिए कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें पार्टिकल का जो है बिहेवियर कैसा होता है। फिर आता है अपना क्वांटम केमिस्ट्री और इसके एप्लीकेशंस। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे पूछा जाता है, तो एक पार्टिकल की जो एनर्जी है फ्री पार्टिकल की वो क्लासिकल में, और एक पार्टिकल को अगर हम कन्फाइंड कर दें किसी बॉक्स में तो उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ये हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इसके लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वांटम में केमिस्ट्री में क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, उनको हमें देखना है, और उनका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं हम उनको, वो हमें देखना होता है। ठीक है, आगे इसमें देखूं तो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है बोहर का मॉडल। ठीक है, बट अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, मैं आपको पिछले 15-20 सालों के पीवाईक्यू अभी दिखाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे ये टॉपिक्स निकाले हैं, और ये सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बोहर मॉडल में जनरली जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं या फिर जो हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट्स, वो क्या है। पहला है डेरिवेशन। डेरिवेशन किस चीज़ का, बोहर की रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका डेरिवेशन, फिर इसमें एक वेलोसिटी का भी आता है, बट वेलोसिटी का कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बारे में ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेट करने में क्वेश्चन में हेल्प होती है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स, काफ़ी पहले पूछा गया था, आजकल नहीं पूछा जा रहा है। पिछले 8-10-15 सालों में अगर देखोगे तो इस पे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, बट उससे पहले एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा गया था फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के
एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका भी हम देखेंगे कि आगे कैसे यूज होता है, वो मैं बताऊंगा। वैसे मेरे नोट्स देखोगे तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। फिर होता है कि एनर्जी ट्रांजिशंस जो होते हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट एंड हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो जो ये ट्रांजिशंस हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सा लो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, कौन सा हाई एनर्जी का होता है, कौन से की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कौन से की कम होती है। फिर आता है अपना हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान के चलो, अगर इसमें पूरे में मैं एक बात करूं तो एक ये जो ट्रांजिशन वाला और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा, ये जो है ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में पूछा क्या जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो उसके डिफरेंट सीरीजेस बनती है कि वो कौन कौन सी एनर्जी लेवल से कहाँ कहाँ जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर वेवलेंथ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछा गया है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब इमिट करेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उस पर्टिकुलर सीरीज में, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की पर्टिकुलर सीरीज में कौन सी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होगी, कौन सी शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। और उनका फिर एक पीरियोडिक कंपैरिजन भी हमें पता होना चाहिए। फिर ये डीमेरिट और मेरिट्स ये जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंस जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है वो ये है कि ग्रेजुएट होता है इधर या पोस्ट ग्रेजुएट होता है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है। तो ये बेसिक जो चीज़ है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे इस मॉडल के, वो पता होना चाहिए। इधर ये वैसे पूछा नहीं जाएगा बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो देट कि अगर कभी इंटरव्यू में कुछ पूछ ले तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बोल सकें। फिर हमारे एक कंसेप्ट आता है डी ब्रोगली का, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं, बट इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लो। हाउ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स ए सॉल्यूशन टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस जो हैं उनकी हेल्प से क्या हम डी ब्रोगली रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्रोगली, न्यूमेरिकल पूछा गया है कि डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनका वेवलेंथ क्या आता है और वो डिफ़र क्यों करता है, ठीक है। उस पर कमेंट करने के लिए या रीजन देने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक जो कंसेप्ट है वो पूछा गया है, कंसेप्ट ऑफ थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जितना मुझे समझ आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसी में उसको थर्मल वर्ड ऐड कर दिया है। फिर भी आप एक बार इस कंसेप्ट को देख लेना अगर डिफरेंट कुछ कंसेप्ट है तो। मेरे अकॉर्डिंग तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वही थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ है, बट इन्होंने कुछ नाम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो एक बार देखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है क्वांटम केमिस्ट्री, हमारा जो मेन जो स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको क्वांटम केमिस्ट्री में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री, अब जनरली ये भी क्वांटम जो केमिस्ट्री है ये सिलेबस में मेंशन नहीं है बट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वांटम केमिस्ट्री के जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको लेके। सबसे पहले हमें क्वांटम केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेशन क्या होता है, फिर ऑपरेटर में हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। हर्मिशियन ऑपरेटर को एनर्जी के कंसेप्ट से जोड़ के पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये क्वांटम केमिस्ट्री के जो पोस्टुलेट होते हैं उनको अगर आप पढ़ोगे तो इजीली समझ जाओगे। फिर एक कंसेप्ट आता है कि आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन स्टेट क्या होती है और एक डीजेनरेसी क्या होती है। डीजेनरेसी पे मतलब कभी भी
सिंपल क्वेश्चन आता है जब भी आता है और वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये वाला जो कंसेप्ट है अगर ये अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब ये लोग, क्योंकि ये मेंशन नहीं है ना सिलेबस में डायरेक्टली ये चीज़ें, तो इनके बारे में क्या है कि लोगों को अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, जैसे ये है आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, बट आइगन स्टेट क्या होती है वो लोग नहीं पढ़ते। तो ये वाला जो कंसेप्ट है आइगन स्टेट का, ये भी पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर एक और कंसेप्ट आता है कि क्वांटम में एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट, और एक आता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ना, ये इसकी पोस्टुलेट्स होती है। आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने इसमें मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, सिंपली अगर देखो तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला और उनका एप्लीकेशन, ये आपको, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 11th-12th के बैकग्राउंड से हो, आप मैथमेटिक्स हो तो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, मैथमेटिक्स थी तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था तो या तो यूट्यूब की हेल्प ले लीजिए, ठीक है, या किसी टीचर या किसी फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए, बट कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। ये जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़, फिर ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम में नए वैल्यूज़ के साथ हमें डेरिवेशन करने होते हैं कुछ आंसर निकालने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट होता है वेव फंक्शन, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, क्या मीनिंग होता है वेव फंक्शन का, वो पता होना चाहिए। को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वेव फंक्शन की, और हर प्रॉपर्टी का एक जस्टिफिकेशन कि उसको हम उस वे में क्यों यूज करते हैं। जैसे हमारा वेव फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है इसका जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है वेल बिहेव्ड फंक्शन का, ठीक है, तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है, और उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। तो यही जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर ये सब मीट कर रहा है तो वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होता है। फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस, अच्छा हमने ऊपर यहाँ देखा था कि एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है क्वांटम केमिस्ट्री में, लेकिन वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने कैसे करते हैं पहले तो, और होता क्या है वो कंसेप्ट, और उसकी नीड क्या है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, वाई वी नीड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। क्लियर, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्टली, वाई वी नीड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, तो इसकी नीड क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो वेव फंक्शन होता है साई, उसका सिंबल होता है, और साई स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और इन दोनों का फिजिकल क्वांटम केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, या फिर हम बोलें कि एटॉमिक के सेंस में क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को, जो भी सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं एटलीस्ट उनको आप अच्छे से ड्रॉ करना सीखो। आप साई को ऐसे करके ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, ये आप साई को ऐसे ऐसे करके नहीं बना सकते, इसमें आपको बहुत कॉशियस होना है। जो स्टैंडर्ड्स हैं केमिस्ट्री में उनको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कहीं पे डेल्टा एच लिखना है तो डेल्टा एच का, डेल्टा का साइन यही होना चाहिए, जल्दबाजी में ऐसे करके कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कॉशियस रहना है आपको कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो आपको ये वाली गलतियां तो एटलीस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिलेबस का पहला पॉइंट दिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक बार देख लो आप। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक स्टेटमेंट देना और एक एक्सप्लेन करना, दोनों में रात दिन का फ़र्क है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इन दोनों में क्या लिखना है नहीं लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होती है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो ग्राउंड स्टेट या एटॉमिक एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी कैसे वेरी करती है, तो उसका एक डिफरेंस एक बार पूछा गया है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो और मैक्रो स्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज होता है पार्टिकल का जब वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट करो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दीज टूज, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स तो एक पार्ट है ही इसका, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे गए हैं, मैंने पूरा जो है न्यूमेरिकल्स का जो भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें सबका मैंने डाल दिया है यहाँ पे नीचे, तो वहाँ पे अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे पूरा कि क्या क्वेश्चन था क्या था, मैंने हाईलाइट कर दिया है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना इसको पूरा। फिर है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसमें जो हम प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ होता है अगर हम उसको जीरो कर दें तो क्या चेंजेस आएंगे। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा है बट ये बार वापस पूछा जा सकता है, या तो जीरो पे पूछा जा सकता है या पूछ देंगे कि इनफाइनाइट करने पे क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या है एक स्टेप हमेशा आगे सोचना है कि यार जीरो का पूछा है, एक बार इनफाइनाइट का पूछ सकता है क्या, ये सोच के चलोगे तभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या केमिस्ट्री ऑप्शनल में आप कोई भी जो टॉपिक है उसमें कमांड कर पाओगे। फिर काफ़ी पुराना एक क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन का क्या व्यू था अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था, क्या आइंस्टाइन उस पर एग्री थे या फिर डिसएग्री थे। अच्छा, डिसएग्री थे तो उनका जो व्यू पॉइंट था, या एग्री थे तो उनका व्यू पॉइंट क्या था वो मांगा गया है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है गिव द अल्टरनेट नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। काफ़ी लोगों ने तो ये पहली बार सुना होगा, अगर कभी उन्होंने ऑप्शनल पढ़ा हुआ भी है तो ये पहली बार सुना होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें पता है हम जो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, H/4π वाला, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन एक नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी होता है, वो आप मेरे नोट्स में से इजीली देख सकते हो, मैंने क्लियरली लिख रखा है इसके बारे में, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बता दूं तो वहाँ पे कम्यूटेशन का थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो कि क्वांटम का कंसेप्ट है। फिर सिलेबस में मेंशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमें इसमें क्या देखना है, पहला ही डेरिवेशन पूछते हैं अगर पूछेंगे, बट आजकल जो है ये ट्रेंड जो डेरिवेशन वाला है ये कम हो गया है, ठीक है। क्यों हो गया है, बिकॉज ये डेरिवेशन करने के लिए अगर इसको क्वेश्चन को डेरिवेशन में पूछा गया तो ये 15 to 20 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो कि यूपीएससी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करें और मैक्सिमम कंसेप्ट्स आपको पूछे जाएं, ठीक है। तो आजकल ये ट्रेंड जो डेरिवेशंस वाला है श्रोडिंगर इक्वेशन का ये कम हो गया है, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि नेचर ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और इसमें जो वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आजकल थोड़ा पूछने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर
एक क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रोडिंगर इक्वेशन से डी ब्रोगली का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आईएफएस में पूछा था, आई थिंक आईएफएस में 2024 में पूछा गया है। ठीक है, या फिर 1-2 साल पीछे मान के चलो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है श्रोडिंगर इक्वेशन से डी ब्रोगली का रिलेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो वेव फंक्शन है वो श्रोडिंगर सेटिस्फाई कर रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन को या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। कोई भी एक वेव फंक्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, एप्लीकेबल है या नहीं है, या ये वेव फंक्शन सूटेबल है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जियो केमिस्ट 2018 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पे इस बारे में पूछा गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है शो दैट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीड्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये मुझे भी नहीं पता कैसे इसका क्या होता है, बट एक बार आप देखना, अगर इसका कहीं सॉल्यूशन मिलता है तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये 1 या 2 बार पूछा गया है। एक बार कुछ और लैंग्वेज से पूछा गया है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, और एक बार सिंगल टाइम पूछा गया है श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देख लेना, ये क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है तो इसको जनरली अवॉइड किया जाता है। एक ही बार पूछा है तो एक बार बस आप देख सकते हो कि क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो कैसे होती है, डेराइव कैसे होती है, या उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। फिर जो अपना इस चैप्टर का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो बार बार पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट एक साल छोड़ के 1 साल या 2 साल में एक बार ज़रूर पूछा जा रहा है। मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि इसमें क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी पे ही पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, इसका जो डायग्राम होता है वो लेबल्ड डायग्राम आपको आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, आप एक चीज़ और दिमाग में रखना, एग्ज़ाम में कभी भी आप ये सोच के मत जाना कि मैं कुछ भी डायग्राम बना के आ जाऊँगा या आ जाऊँगी और मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। जब तक आप अपने डायग्राम को, या तो डायग्राम बनाओ मत, अगर बनाना है और आपको अच्छे से आता है तो बनाओ उसको। ऐसे मतलब हमें ये नहीं है कि एग्जामिनर को ये दिखाने के लिए कि मैं वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और मैं दिखाने के लिए नहीं करना है कि बस ये डायग्राम बना दिया। कुछ लोग होते हैं जो न्यूमेरिकल में या थ्योरी में कभी कभी 2-2, 3-3 डायग्राम बना देते हैं। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, कभी भी रिक्वायरमेंट है, तो 2 से ज़्यादा डायग्राम मत बनाओ, और ट्राई करो कि एक डायग्राम बनाने का कोशिश करो। ऐसा डायग्राम बनाओ जो कि वो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा हो उसको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आप अननेसेसरी कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने के चक्कर में उसमें डायग्राम डाल देते हो। तो ये वाली गलतियाँ मैंने कॉपीज़ चेक की है लोगों की। पिछले साल मैंने जो मेंस दे रहे थे, 15 लोग थे आई थिंक, उन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उन लोगों की कॉपीज़ मैंने देखी थी। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो यही होती है कि एक आंसर लिखना है, उसमें वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड का मतलब योग ये समझ लेते हैं कि कैसे न कैसे करके उसमें डायग्राम फिट करना है, या फिर कुछ उसमें ग्राफ्स दिखाने हैं, या फिर कर्व्स चार्ट्स बनाने हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो डिमांड भी नहीं कर रहा और उसमें कहीं स्कोप ही नहीं है, फिर भी आप बना के आ रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है। ऐसे काम कभी मत करना, इससे कभी मार्क्स मिलते नहीं है। ऊपर से एग्जामिनर अगर आप अच्छा डायग्राम नहीं बनाओगे आपका मार्क्स काट लेगा। ठीक है, एक और गलती जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में जब लोग आंसर्स लिख रहे थे तो एक ऑब्जर्व हुआ कि वो वेव फंक्शन का नाम जो है वेव फंक्शन लिख देते हैं। इसमें नॉर्मलाइज्ड करने के बाद नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में ये जो नॉर्मलाइज्ड वाला वर्ड है
ये मिस कर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, बट बड़ी बड़ी गलतियां हैं जब वो एग्जामिनर को दिखती है। हमें लगता है कि यार ये क्या, मतलब कौन इतना ध्यान देगा इस पे, बट कभी कभी जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी में जो एचओडी होते हैं, अगर उनको एग्जामिनर के एज ए एग्जामिनर बुलाया जाता है तो वहाँ पे उनका क्या आता है, एक्सपीरियंस जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उनको क्लियरली समझ आता है कि बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। तो ऐसी गलतियाँ फिर पकड़ में आ जाती है। फिर हमें पता है कि जब हम 1D बॉक्स में जो वेव फंक्शन को डिराइव करने के लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हैं, तो उनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। एक बुक्स में क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर हम बाउंड्रीज को रिमूव कर दें, ठीक है, जो हम एक आर्टिफिशियल बाउंड्रीज लगाते हैं, अगर उनको हम रिमूव कर दें तो पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि एनर्जी को nth एनर्जी स्टेट में, जैसे n की वैल्यू दी जाएगी 1 2 3, ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ के लिए हमसे एनर्जी कैलकुलेट करवाई जाएगी। फिर उसको बोला जाएगा कि उसका आप ग्राफ बना के दो कि ये ऐसे जा रही है, फिर दूसरी जो होगी वो ऐसे जाएगी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने सही से डायग्राम नहीं बनाया, नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो उसमें क्या है, जो एक्चुअल जो पर्पज होता है क्वेश्चन का, जिसके लिए वो पूछा जा रहा है, वो अगर आप मीट नहीं कर पाते तो उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। एवरेज मार्क्स या 4 to 5 अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मिल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा का स्कोप नहीं बनता। ठीक है, फिर आता है इसमें जो कॉमन क्वेश्चन जो है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह कभी कभी रेडियस यूज कर लेते हैं वर्ड, कभी कभी वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, या तो वो बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, या कभी कभी एवरेज वैल्यू, या फिर एवरेज डिस्टेंस, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस या फिर वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। देन इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। डायग्राम बनवा के एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें ये बोलते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, ये दूसरा ऐसे करेगा। ठीक है, एक में ये जो डायग्राम आता है हमारा, इसमें एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये कहीं पे एक और है। तो ये पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो किस रीजन से आया है, उनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, और डिफरेंस जो है वो बताओ कि कितने का डिफरेंस है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाती है। फिर आता है जो मोस्ट कॉमन, इसमें सेकंड जो मोस्ट कॉमन, या जो दोनों में अगर कंपटीशन देखो तो यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है टू फाइंड अ पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम और एरिया। मान लो कि हमारा जो बॉक्स था उसमें हमें यह दिखाना है कि पार्टिकल यहाँ से इस एरिया में L/2 से, ठीक है, L/4 से 3L/4 के बीच में है, तो इसके बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो पूछा जाता है। अब इसमें जो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये अगर पूछ ले कि सेंटर थर्ड, ठीक है, क्या होता है, सेंटर थर्ड के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो हमें यही नहीं पता होता है कि सेंटर थर्ड के लिए हमें लोअर वैल्यू और हाइयर वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इसकी आप प्रैक्टिस करो और समझो कि कैसे वो वैल्यूज़ निकाली जाती है। या तो उसको समझ के कर लो कि कब क्या लिखना है, कब कहाँ से कहाँ वो जो है रेंज लेनी है, और नहीं तो फिर इसका एक ऑप्शन है कि आप फिर इसको मगअप कर लो कि सेंटर हाफ के लिए ये वाली वैल्यू रखनी है, 1/3 के लिए ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, फिर इसी में एक मैंने पहले ही बता दिया ये तो कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये इसी में इंक्लूड करके पूछा जाता है, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जनरली वेवलेंथ पूछी जाती है, लेंथ ऑफ बॉक्स पूछ लिया जाता है, और मोमेंटम का कैलकुलेशन पूछा जाता है। ठीक है, मोमेंटम में
मोमेंटम का भी पूछा जाता है, मोमेंटम का स्क्वायर करके भी पूछा जाता है। और एक बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप पता करना अच्छे से। PYQs देखोगे इजीली समझ आ जाएगा, नोट्स देखोगे आराम से हो जाएगा। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपेयर करो एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल वर्सेस पार्टिकल इन बॉक्स। ये मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले बताया था, जब मैंने बताया था कि बेसिक्स से क्लासिकल में जब हम आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हमारा बोलते हैं कि जो फ्री पार्टिकल होता है उसमें जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है, लेकिन जो पार्टिकल बॉक्स में होता है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो इनका डिफरेंस कंपैरिजन पूछा गया था कि क्यों होता है ये। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, इनके डायग्राम्स बनवाए जाते हैं, इनकी वैल्यूज़ पूछी जाती है, इनके फॉर्मूला पूछे जाते हैं, कैसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग क्या होता है बॉर्न इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, ये एक ही बार पूछा गया है तो इसका प्रोबेबिलिटी कम रहता है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या है विथ रिगार्ड टू वेव फंक्शन। ठीक है, फिर हमारा कंसेप्ट आता है हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन। उसको क्या करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म में पूछते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि मतलब वेव फंक्शंस वो को नॉर्मल वेव फंक्शन है, उसमें कुछ वैल्यूज को पर्टिकुलर, जैसे हमें नहीं हम नहीं करते कि 4πm/h है। अब मान लो इसको मैं एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो लेके चल देता हूँ कि ये मेरा कुछ x वैल्यू है, तो ऐसे कर रखा है इसमें हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शंस में। तो वो जो वेव फंक्शंस जो हमें विजिबल होता है उसका जो फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है जो हम याद करते हैं। उससे क्या होता है प्रॉब्लम्स आती है, फिर हम इंटरप्रेट कर नहीं पाते कि यार इसमें मतलब मैंने तो कुछ और ही पढ़ा था। तो जो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस हैं उनमें से जो फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद करो। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि कहीं पे स्क्वायर आ रहा है, कहीं पे क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं π² r³ है सपोज, तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये 1s ऑर्बिटल का है, 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, या 3s का है, ठीक है, या 2p का है। ठीक है, तो ये क्लियर पता होना चाहिए कि ये वाली जो टर्म है स्क्वायर कब ऊपर आएगा, कौन सी वैल्यू का स्क्वायर ऊपर आएगा और कौन सी वैल्यू का नीचे आएगा। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, रट्टा मारोगे, आ जाएगा, बट रट्टा मारना पड़ेगा। कुछ लोग इसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं या फिर जिनको पूरा डेरिवेशन आता है उनको याद हो जाते हैं, बट आप मेरा सजेशन यही है कि इन चीज़ों का रट्टा ही मारो और बार बार प्रैक्टिस करो। PYQs की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके माइंड में जाता रहेगा। ठीक है, फिर एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं, वो भी आते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन अब अभी के टाइम में कम हो गया है। लेकिन मेरा मानना है आने वाले सालों में ये वाली चीज़ जो है इस पे फोकस रहेगा क्योंकि नेग्लेक्टेड एरिया है ये। एक चीज़ और याद रखना, जब भी आप कभी मेंस में बैठते हो, ठीक है, तो आप ना पिछले 2 सालों के एटलीस्ट पेपर जो हैं उसमें IAS के मतलब CSC वाले के ऑप्शनल के और IFOS के, ठीक है, इन दोनों के एटलीस्ट 2 साल के मतलब टोटल 4 पेपर्स जो हैं वो आपको देखने हैं। उससे क्या आइडिया लगता है कि करंट में कौन सा टॉपिक जो है वो पूछ लिया गया है और कहाँ पे अभी UPSC पूछने की प्रोबेबिलिटी UPSC की है, जिसको इसने पिछले 3 साल 4 साल या 5 साल में टच नहीं किया है। जैसे अभी इस साल जो UPSC का पेपर हुआ था उसमें इलेक्ट्रो के जो अनटच्ड एरियाज थे वहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको वो कंसेप्ट्स याद नहीं है, उनके फॉर्मूला याद नहीं है, इवन अगर आपको फॉर्मूला याद भी होगा लेकिन अगर उसका आपको एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता है कि कौन से वैल्यू क्या क्या मतलब है और वो कहाँ कैसे यूज होता है,
तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। आगे देखते हैं, चलो क्वांटम नंबर्स के बारे में। ये भी एक मैं बोलूँगा नेग्लेक्टेड एरिया है काफ़ी टाइम से, ठीक है। इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की। और इसमें क्या है कि लोग इसको क्या है ना नेग्लेक्ट भी करते हैं कि यार मुझे तो पता ही है एन क्या होता है, मुझे तो पता ही है एस क्या होता है, एम क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो सिंपल क्वेश्चन भी एक तरह से हॉन्ट करता है हमें, ठीक है, कि ये क्या पूछ लिया यार, ये मतलब मैंने नहीं पढ़ा था, या फिर मेरे कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा कि इसको मैं अटेम्प्ट कैसे करूं। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो कंसेप्ट पूछा गया है कि क्वांटम नंबर्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है, या पूछा गया है कि ये क्वांटम नंबर का जो है जेनेसिस क्या है। जैसे एन है तो ये एन कहाँ से आया है, क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है या कहीं और से आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमिटेड वैल्यूज़ हैं एन की वो क्या क्या हो सकती है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एन है इसका जो परमिटेड वैल्यू है वो जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चारों अपनी क्वांटम नंबर हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अलग अलग क्वांटम नंबर हमें क्या सजेशन देती है, क्या इंडिकेशन देती है, किस चीज़ के बारे में बताती है। फिर आईएफएस 2023 में एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सिंपल बोल सकते हो उस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उसमें क्या हुआ, बोला कि एक ऑक्सीजन एटम है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो बोल दिया कि इनमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं उसका एक टेबल बना के दो, ठीक है। देखो मतलब क्वेश्चन की देखो कि टेबल बनाने के लिए बोला, और 8 हर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एल की वैल्यू क्या होगी, एस की क्या होगी, एम की क्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना कंसेप्ट, जो टॉपिक है वो आता है शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये वाला अभी नहीं पूछा गया है, सेल और सबसेल क्या होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इन दोनों को भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये बेसिक का ही पार्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ कितने नंबर होंगे, अगर मान लो मैं 2s की बात करूं तो कितने होंगे, ठीक है। फिर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एक क्वेश्चन जो इसमें से छूट रहा है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है व्हाट इज नोड, ठीक है, नोड, फिर उसके बाद में रेडियल, फिर एंगुलर, फिर टोटल, ठीक है। तो नोड क्या होता है उसका कंसेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर पूछा गया है जो एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें उनके शेप पूछी गई है, कैसे शेप पूछी गई है, नीट पूछा गया है, नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम पूछा गया है विथ ज्योमेट्रिक साइंस। काफ़ी लोगों को तो ये समझ नहीं आएगा कि ज्योमेट्रिक साइंस में साइन की क्या बात हुई, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल को हम मान लो ये पी ऑर्बिटल है तो हम बताते हैं ना पॉजिटिव है नेगेटिव है ऐसा, तो वही उन्हीं ज्योमेट्रिक साइंस की बात हो रही है, ठीक है। फिर हाउ ऑर्बिटल इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्बिटल और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। आगे आप देखो मैंने 2025 से लेके 2006 और मे बी 7 यहाँ तक मैंने आईएएस के, ठीक है, आईएफएस के और जियो केमिस्ट के, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आज तक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं
वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना, जो जियो केमिस्ट का जो सिलेबस है उसमें क्या है, क्वांटम का थोड़ा और एडवांस में भी कंसेप्ट्स हैं। एडवांस इन द सेंस वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। जैसे पार्टिकल हम 1D बॉक्स में पढ़ते हैं, वहाँ 2D और 3D बॉक्स, ठीक है, या फिर क्यूबिक बॉक्स जिसे बोलते हैं, उसमें इसका बिहेवियर पूछा गया है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाओ, 2D में और 3D में कैसे वन जो पार्टिकल होता है वो बिहेव करता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें कुछ दो वैल्यूज़ ऐड हो जाती है जब वो 3D में जाएगा, और एक वैल्यू ऐड हो जाएगी nx, जो बोलते हैं हम nx, हमें पता है ना, n²h²/8ml²। ठीक है, ये जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1D था इसलिए इसमें n की वैल्यू सिंगल रहेगी, n² रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये 2D हो जाएगा तो ये nx² + ny² हो जाएगा। ठीक है, जब 3D में जाएगा तो nz² हो जाएगा। तो ऐसे है। ठीक है, अब इसमें मैंने ऐसे टॉपिक जो सिंगल टाइम पूछे गए हैं और थोड़े यूनिक टॉपिक थे या यूनिक कंसेप्ट थे, उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको इजीली देख लो। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, IAS 2025 जो रिसेंट पेपर हुआ था उसमें रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा था। अब मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक लेक्चर लिया था, उसमें समझा दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस का जो सेंस है वो क्या होता है जब वो 5 नंबर में एग्जामिनर पूछ रहा है तो। ठीक है, इसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन पे क्वेश्चन आया, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस पे आया, कम्यूटेटर इवेल्युएट करने का। ये याद रखना, क्वांटम केमिस्ट्री के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उन पे काफ़ी टाइम से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रही है, लेकिन फॉरेस्ट में या फिर जियो केमिस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको क्या है, इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। कभी भी यूपीएससी इन क्वेश्चंस को वापस से आईएएस के एग्ज़ाम में कैसे करके कुछ ना कुछ चेंजेस करके इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इनमें आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसमें था, इंटरप्रेट द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो डायमेंशंस का क्या कंसेप्ट है, क्या ये फिजिक्स वाली डायमेंशंस की बात कर रहा है या इसमें कुछ और डायमेंशन के बारे में बोल रहा है, तो इसका हमें नहीं पता है। तो ये क्या है, खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि 10-15 साल में एक बार पूछा गया है या फिर आज तक के यूपीएससी के हिस्ट्री में ही एक बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो या एक बार पढ़ लो कि ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, आगे मैं थोड़ा धीरे धीरे बता देता हूँ कि और कौन से कंसेप्ट है दो सिंगल टाइम या एक या दो ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये आराम से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं एक एक 2-2 सेकंड का गैप दे के पेपर को दिखा देता हूँ आप लोगों को, सो दैट जब आप वीडियो देखो तो कोई इशू ना आए। ठीक है, अच्छा, मैंने कुछ जगह पे ना रेड कर रखा है। रेड इसलिए कर रखा है, कुछ कुछ ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे, जनरली ये ट्रेंड रहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ना कोई एक जो सब पार्ट है वो रहता है। बट ये फिक्स ट्रेंड नहीं है, ये याद रखना। कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, किसी और पर्टिकुलर चैप्टर पे कम फोकस कर देते हैं। तो ऐसी वाली स्ट्रेटजी मत अपनाना। देखो, आईएफएस में 2021 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये कंपलसरी में नहीं दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ये। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है और 5 जो होता है वो यूपीएससी में कंपलसरी होता है, मतलब वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, उसमें जितने भी सब पार्ट है सब अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है
वो उसी में इंक्लूड होगा या वो उसी में कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ ईयर्स में मैंने हाईलाइट किया है। एक और ट्रेंड मैंने थोड़ा सा देखा है कि जब भी कभी आईएएस के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन कंपलसरी में नहीं आया है, तो वो फॉरेस्ट वाले एग्ज़ाम में भी सेम चला है कि वहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी नोटिस करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो आईएएस 2020 में नहीं आया और आईएफएस वाला 2019 उसमें भी नहीं आया। एक ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल के रिगार्डिंग देख लेना, जस्टिफाई करने के लिए बोला है। ये कंसेप्ट अगर आप ऑर्बिट का और ऑर्बिटल का पता है तो आप कर लोगे इसको। ठीक है, उसके बाद ये देख लो आप। ठीक है, मैं थोड़ा पॉज करके चल रहा हूँ सो दैट कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको इसको देखते हुए चलना है तो आप इजीली सब कुछ देख पाओ। ठीक है, कि मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है कि कौन सा कंसेप्ट जो है वो कहाँ कौन से ईयर में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ईयर कौन सा है, तो आपको इजी रहेगा कि बार बार आपको अलग से खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन से ट्रांजिशंस अलाउड है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा में। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब कभी भी पूछे जा सकते हैं। सडनली एक मतलब कॉमन नॉर्मल सा क्वेश्चन लगेगा कि यार ये तो मैं कर ही दूंगा, बट अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे तो वहाँ पे आप मात खा सकते हो। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर से अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि बिल्कुल ही मतलब कंसेप्ट पिछले 5 साल में तो नहीं आया है कि बिल्कुल ही आपके कंसेप्ट पे वो मतलब फिट ही नहीं बैठेगा। अल्टीमेटली होता है क्या है ना कि हम लोग उसको उस वे में पढ़ते नहीं हैं। जैसा मैंने बताया ना कि एक फिक्स फार्मूला याद करके चले जाते हैं, एग्ज़ाम में जब उस फार्मूला को ट्विस्ट करके कॉमन एक कोई कांस्टेंट बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी मैं वापस आऊँगा तो मैं बताऊँगा, देखना कि वहाँ पे देखना कि कैसे चीज़ें चेंज की जाती है, और हमें क्या होता है कि वो एक फोबिया हो जाता है कि नहीं यार हमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, हमसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक का पार्ट है। ये एनसीईआरटीज में भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो ये वाले कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, इसके लिए कोई अलग से मतलब बताने नहीं आएगा कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा गया है, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ट बाय बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, और उसका एक कहीं ये फॉर्मूला भी इन्होंने या इक्वेशन भी दे दिया। ठीक है, मैं वैसे ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये जो पीडीएफ है, तो जिस जो भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो रखे हैं उनको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये एफ़र्ट जो है काफ़ी एफ़र्ट लगता है, मुझे लगता है इन चीज़ों में इनको एक्सप्लेन करना एक जगह और क्वेश्चंस को एक जगह लेके आना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी तो आप वीडियो में यूट्यूब पे जाके आप लाइक कर देना उसको और सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट कि नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे मैं क्या करूँगा एक एक चैप्टर को ऐसे पूरा ब्रेक डाउन करूँगा, सो दैट कि किसी को कोई ऐसे मतलब रहे नहीं कि यार केमिस्ट्री जो ऑप्शनल है ये हमारे बस की बात नहीं है। हो रहा है क्या है कि एक फियर लोगों में डेवलप हो गया है कि केमिस्ट्री से नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं लोगों के, बस यही है कि एक
फोबिया जो है वो क्रिएट हो गया। अभी मैं एक बार ये दिखा देता हूँ जो मैंने बताया था ना कि इक्वेशंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो रिसेंट ईयर्स में ही अगर हम 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो वहीं से ही पता लग जाएगा। देखो ये देखो, जब आप बुक्स में पढ़ोगे, ठीक है, एक मिनट, जब आप बुक्स में पढ़ोगे ना तो ये वाले फॉर्मूला आपको हार्डली बुक्स में मिलेंगे। मतलब किसी अननोन बुक्स में मिल गया तो अलग बात है, अदरवाइज ये बुक्स में नहीं मिलता है ऐसा वाला फॉर्मूला। उसमें क्या है, ये जो रो वाली जो वैल्यू है या जो पी है जो भी है इसमें, ठीक है, जिसकी इन्होंने वैल्यू ये दे रखी है, इसको यहाँ पे रख के फिर वो एक फॉर्मूला बना के रखते हैं और हम उसको याद कर लेते हैं। फिर होता क्या है, अगर उसमें फिर चेंजेस करके इसको अगर मान लो रो बना दिया तो बंदा करेगा भी क्या, वो सोचेगा यार मैं फॉर्मूला याद कुछ और करके आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इन चीज़ों में कांस्टेंट को ऐसे चेंज करके अलग अलग फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आगे एक और दिखाता हूँ मैं, देखना अभी और आएगा। ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही, बता देता हूँ, उसमें भी ऐसे ही कर रखा था। ये देखो यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है शायद वो। ठीक है, इसलिए वो नीचे मिलेगा हमें। ठीक है, ये वाला देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा है इन्होंने, फिर यहाँ पे देखो ये क्या क्या करके दे दिया इसमें इन्होंने। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जनरली उसमें नहीं मिलती है। ये देखो यहाँ पे भी Z⁻3/2, ये तो आई थिंक ये तो मिल ही जाता है बुक्स में। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब चेंज करके ये देखो, अब आप इसको याद करोगे, अगर अच्छे से आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको माइंडफुल रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप क्या बेटर कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं थोड़ा बताना इसमें भूल गया था, या मतलब मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, इसमें बुक्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। नोट्स, ठीक है, नोट्स प्लस बुक्स। ठीक है, इसमें पहला है थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सी बुक्स देखनी है। ठीक है, इस चैप्टर स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो पहला अगर मैं बोलूँ तो थ्योरी के लिए जो बेस्ट बुक है वो एटकिंस है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी दे रखी है, तो आप एटकिंस ज़रूर पढ़ो, क्योंकि एटकिंस से थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद के एल कपूर देख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम का मेरे को आइडिया नहीं है कौन से वॉल्यूम है, आई थिंक 3 में हो, मे भी हो सकता है 3 में हो। ठीक है, लेकिन देख लेना आप, ये मैं लिख के इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, के एल कपूर। ठीक है, एटकिंस का कौन सा वो देखना है एडिशन, तो आप कोई सा भी दे सकते हो। अगर 8th रहता है तो उसमें क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन मैनुअल है। ठीक है, उसमें 2 टाइप की सॉल्यूशन मैनुअल होती है, याद रखना, एक होती है स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल और एक होती है इंस्ट्रक्टर सॉल्यूशन मैनुअल। ठीक है, तो ये आपको दोनों डाउनलोड करके रखनी है, सो देट कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करो तो एटकिंस की बुक से करो। ठीक है, फिर के एल कपूर हो गई, फिर एक आती है एंजल एंड रीड की। ठीक है, एंजल एंड रीड की, इसकी क्वांटम केमिस्ट्री की एक अलग से बुक आती है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, एडिशन में भी 6th और 7th एडिशन होगा, वो वाला हो सकता है। एंजल एंड रीड की बुक देखना। ठीक है, फिर एक है अपने पास इरा एंड लेवाइन की बुक, इरा एंड लेवाइन। ठीक है, इसका क्वांटम केमिस्ट्री का एक अलग से बुक आता है। ठीक है, एक नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, वो भी अच्छी है, एक क्वांटम केमिस्ट्री की बुक आती है। ठीक है, तो इस वाली बुक से आप क्वांटम केमिस्ट्री 7th एडिशन में भी होगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें एरा एंड लेवाइन से कर सकते हो। ठीक है,
ये जितने भी हैं ये सब अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आप चाहो तो एक आर के प्रसाद वाली बुक आती है, तो उसमें से थोड़ा बहुत देखना चाहो मटेरियल, या फिर न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा देख सकते हो। बाकी वो ऐसे इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, बस न्यूमेरिकल के लिए देखना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गुरदीप राज की बुक है, ठीक है, नो डाउट गुरदीप राज करना ही करना है, ठीक है। पहली बुक न्यूमेरिकल के लिए। दूसरी न्यूमेरिकल के लिए एंजल एंड रीड की बुक, ठीक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। थर्ड जो न्यूमेरिकल के लिए जो बुक बोलूँगा मैं, वो बोलूँगा कि आप के एल कपूर थोड़ा बहुत देख लेना, के एल कपूर और एटकिंस, ठीक है, एटकिंस। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी चैप्टर में जाने के लिए या किसी भी चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। चैप्टर दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक हो सकता है जो स्मॉल हो, छोटा सा चैप्टर हो, लेस देन 50 पेजेस का, ठीक है। और एक हो सकता है लार्ज चैप्टर हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस के जो नोट्स हैं, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें मान लो कि 100+ के नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको जब भी पढ़ाई करनी है ना, तो आप क्या करो, 50 पेजेस के नोट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 25 पेजेस और 25 पेजेस, ठीक है। इसमें लार्ज वाले में आप 1/4 करते जाओ, जैसे 100 पेजेस का है तो 25 पेजेस पर डे, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली 25 पेजेस टू 50 पेजेस, आप मैक्सिमम 50 पेजेस कर सकते हो। इतना पढ़ने के बाद जब आप इतना पढ़ लो, तब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आना है पीवाईक्यूज़ पे, और पीवाईक्यूज़ को आपको फिर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे मैंने करके दिया है वैसे आप लोगों को करना है कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अलग से हाईलाइट करो। जो टॉपिक से बहुत ही कम रेयरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको हाईलाइट करो। कोई ऐसे क्वेश्चंस जो 20 साल में एक बार पूछा गया है और जो ओल्ड भी है, एक चीज़ और याद रखना, जो ओल्ड भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो सिलेबस का पार्ट है और वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मान लो 15 साल या फिर 5 साल कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो मेंस का, उस साल वो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चंस पिकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लिख लेना। अगर बुक्स के बारे में नोट्स, मेरे नोट्स आप देखना चाहो, ठीक है, मेरे नोट्स देख लेना, ठीक है। किसी और के देखना चाहो, किसी और के नोट्स देख लेना। एक चीज़ माइंड में हमेशा याद रखना, किसी के भी नोट्स को रेफ़र करते टाइम एक स्टैंडर्ड बुक जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कहीं मिल रही है, वो स्टैंडर्ड बुक आपको साथ में लेके चलना है, सो दैट कि नोट्स में मान लो कहीं मिस्टेक हो या फिर कोई कंसेप्चुअल जो है कहीं क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप वो बुक से देख लो। या फिर जैसे नोट्स, मेरे नोट्स में भी क्या है, कभी कभी कुछ कुछ जगह पे न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो गई है, या फिर जो मैंने क्या किया कि भाई जब मैंने नोट्स बनाए तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने 4-5 बुक्स रेफ़र नहीं किए, ठीक है। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उसमें क्या है, मैंने खुद के डिक्टेशन किए हैं तो उसमें गलती होने के चांस हैं। लेकिन जब आप उन नोट्स को पढ़ो मेरे वाले को, तो आप हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक हमेशा अपने पास रखो। उसमें क्या होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा कि कोई गलती होगी तो वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होगी कि उस स्टैंडर्ड बुक में अगर कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लोगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। सपोज मान लो कोई एक डायग्राम दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, और वो मेरे नोट्स में नहीं है, तो वो डायग्राम आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरे केमिस्ट्री में मैं एक एक चैप्टर को ये पूरा मतलब बाइफरकेट करके बताऊंगा पूरे पीवाईक्यूज़ के साथ। और अभी आईएफएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है अपना, ठीक है। तो उसका जब पेपर आ जाएगा तब उसको भी इंक्लूड करेंगे हम
जिस भी चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आई थिंक ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको ठीक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। थैंक यू।